मैंने फेसबुक ग्रुप में मैंने फेसबुक ग्रुप में एक पोस्ट डाली थी कि जिसके अंदर अलाइनमेंट इश्यूज बहुत ज़्यादा मैं देख रहा था कि असाइनमेंट के अंदर जो है ना आ रहे, खासतौर पे वो पैटर्न वाला जो असाइनमेंट था, तो उसके अंदर ठीक से अलाइन नहीं हो पा रहा था स्टूडेंट से। तो अभी ये जो रिजल्ट है आपके सामने, 98 वोट्स इस पर मौजूद हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। और 50-50 है, मतलब 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको अलाइनमेंट का इशू आ रहा है इलस्ट्रेटर में, जबकि मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई भी ऐसी चीज़ छोड़ी हो कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम आए। मतलब जो भी प्रॉब्लम मैं ग्रुप के अंदर देख रहा हूँ तो उसका जो सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स के अंदर मौजूद है। और जब मेरी कमेंट्स सेक्शन में भी कुछ स्टूडेंट से बात हुई है तो ज़्यादातर ने ये कहा है कि प्रैक्टिस का मसला है, यानी कि जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो तो 3-4 बार में ये अलाइनमेंट इशू को ठीक कर ले रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे उनके साथ ये मसला है। तो ये 50% स्टूडेंट वो हैं जो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि 50% एक अच्छा खासा एक अच्छी तादाद है, तो मैं इसको जो है ना रिपीट कर देता हूँ। जो अलाइनमेंट वाली चीज़ें हमने पढ़ी थी उनको मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा आज की क्लास में, ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि किस तरह से काम कर रहा है हमारे पास। और कोशिश करूंगा कि शॉर्ट कीज के बजाय मैं आज लंबे तरीके से बताऊं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप लोग शॉर्ट कीज को इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपके काम को तेज भी करता है और वही प्रोफेशनल तरीका भी है। स्टार्ट करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके सामने इलस्ट्रेटर की। आर्टबोर्ड में ऑलरेडी बना चुका हूँ, कैनवस मेरे सामने मौजूद है। अब अलाइनमेंट के लिए मुझे चाहिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट। अलाइनमेंट को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट्स अपनी स्क्रीन पे। तो ऑब्जेक्ट मैं कुछ एक ड्रॉ कर लेता हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये शिफ्ट की मदद से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। शिफ्ट की मदद से ड्रॉ करने का फ़ायदा मेरे पास ये होगा कि ये मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बनेगा और ये आगे पीछे नहीं होगा, यानी कि इस तरह से ओवल शेप में नहीं जाएगा, बल्कि परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। अब मैं इसके साथ ही दूसरा इसकी कॉपी ले लेता हूँ। एक ये मैंने ऑल्ट के साथ ड्रैग किया। अच्छा, मुझे एक जो प्रॉब्लम, मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि जब मैं क्लिक करता हूँ तो पता नहीं चलता कि स्क्रीन पे क्लिक हो रहा है या कोई शॉर्ट की वगैरह इस तरह से। तो आप में से कितनों को ये मसला आ रहा है, ज़रा चैट बॉक्स में मुझे बता दें कि क्लिक वगैरह का कोई अगर मेरी तरफ से मसला है तो, ताकि फिर मैं इसकी भी कुछ सॉल्यूशन, वैसे मैंने निकाला था इसका। चलें ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी आपके पास ये एरो ग्रीन कलर का शो हो रहा होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को समझ लेते हैं कि जब मैं अपना लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये पर्पल हो जाएगा या पिंक कह लें इसे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं कब कब क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल है। बाकी शॉर्ट कीज जो मैं हाँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ हसनैन वो भाई, मैं हाथ के हाथ स्क्रीन बताता जाऊंगा। स्क्रीन पॉज है आपकी। यहाँ से शो नहीं हो रहा जो कलर वगैरह किए हैं ना आपने। मैंने ऑब्जेक्ट्स के अंदर तो कलर नहीं किए वैसे अभी। मैं एक मिनट, अभी रेड हो गया आपके सामने। जी जी, ठीक है अब। ठीक है, ये जो मेरा कर्सर है, माउस जो है कर्सर, इसके गिर्द भी एक ग्रीन कलर का राउंड आ रहा होगा ना। नहीं आ रहा, चलें इसको देख लेंगे फिर ये क्यों नहीं आ रहा, वैसे मेरे पास आ रहा है। खैर स्टार्ट करते हैं फिर हम इसको आज। दो ऑब्जेक्ट्स मैंने ले लिए, दो डिफरेंट कलर्स के। अब इनकी अलाइनमेंट थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये इस कैनवस के ऊपर इस तरफ कोने पे अलाइन हो जाए, ठीक है। तो ये देखें, अलाइन का आपके पास प्रॉपर्टी पैनल में एक पूरा ऑप्शन वो मौजूद है, पैनल मौजूद है। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। जब आप इसके ऊपर हवर करेंगे ना तो ये आपको बता देगा हॉरिजेंटल अलाइन लेफ्ट। ये क्लिक किया मैंने तो ये देखिए इसने हॉरिजेंटली लेफ्ट अलाइन कर दिया। अब क्योंकि मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था ना, तो इसने कैनवस के साथ अलाइन किया है। राइट करूंगा तो कैनवस का राइट,
सेंटर करूंगा तो ये कैनवस का या आर्टबोर्ड का सेंटर, ठीक है। इसी तरह ये है वर्टिकल, जब वर्टिकल करूंगा तो टॉप, मिडल और ये बॉटम। अब मुझे अगर इस कोने पर लेकर आना है तो मैं सिंपली करूंगा पहले टॉप और फिर कर दूंगा राइट, तो ये टॉप राइट हो गया। इसी तरह बॉटम लेफ्ट पे लाना हो तो लेफ्ट और ये बॉटम। लेकिन अगर मुझे दो शेप्स को आपस में अलाइन करना हो, उसके लिए मैं ये काम करता हूँ कि बॉक्सेस बना लेता हूँ और इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ अपने पास। ये दो बॉक्सेस बन गए मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ इन दो बॉक्सेस को आपस में अलाइन करूँ, तो इसका तरीका भी मेरे पास सेम रहेगा कि मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को या इन दोनों बॉक्सेस को सेलेक्ट करूंगा। और अब मैं ये जानना चाहूंगा कि मुझे अलाइन किस तरह करना है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो फिलहाल मुझे हॉरिजॉन्टल अलाइन करना है। बॉक्स शो नहीं हो रहा है, मेरा ख्याल में मेरा इंटरनेट आज काफ़ी स्लो है, असल में यहाँ लाइट नहीं है। अब हो गए, ठीक है, थोड़ा सा स्लो चलेंगे फिर आज हम। अ, ये दो बॉक्स है मेरे पास, अब मुझे इनको अलाइन करना है, ठीक है। मैंने हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर वाला बटन जैसे ही प्रेस किया तो इसने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेंटर में अलाइन कर दिया, यानी एक दूसरे की बिल्कुल सीध में। कंट्रोल जेड करता हूं मैं, इन दोनों को मैंने अगेन सेलेक्ट किया और इसके बाद मैं वर्टिकल अलाइन सेंटर ये वाला बटन प्रेस कर दूंगा। तो ये देखें, इसने वर्टिकली दोनों को एक सीध में कर दिया, यानी इनके अंदर पिक्सल का भी फर्क नहीं है, बल्कि ये दोनों एक साथ बिल्कुल एक लाइन में मौजूद हैं। ये चीज़ क्लियर है कि दो ऑब्जेक्ट्स आपस में जब अलाइन करना हो, और ज़रूरी नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट्स दो हों, आपके पास चार भी हो सकते हैं। ये मैंने चार को सेलेक्ट करके, ये देखें, चारों एक साथ मौजूद। अब हम उस पैटर्न वाली मिसाल को अज्यूम करते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास ये पैटर्न के 6 बॉक्सेस मौजूद थे इस तरह। अब वो इस तरह आगे पीछे मौजूद थे आपके पास, आपने अलग अलग ड्रॉ किए होंगे, जाहिर सी बात है। तो उनको किस तरह अलाइन किया जा सकता था, ठीक है। तो आपने सबसे पहले करना ये था कि जब आपकी रो 1 मुकम्मल हो गई तो उस रो 1 के तमाम बॉक्सेस को आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद वर्टिकल अलाइन सेंटर कर दिया, तो ये आपस में वर्टिकली सेंटर अलाइन हो गए। अब मुझे इसको करीब करीब करना, तो करीब करीब करने के लिए जो ऑप्शन मैंने बताया था कि आपने चेक करना है पहले अलाइनमेंट से पहले, वो ये था कि व्यू के अंदर एक ऑप्शन है स्मार्ट गाइड्स के नाम से। ये आपके पास, ये देखें, ये टिक लगा हुआ है, ये टिक लगा हुआ मौजूद होना चाहिए आपके पास। अगर मैं ये टिक हटा दूंगा, अभी देखें स्मार्ट गाइड पे कोई टिक नहीं लगा हुआ पीछे, तो अब मैं अलाइन करने की कोशिश करूंगा ना, तो ये मेरे ठीक से अलाइन नहीं हो पाएंगे। जब मैं जूम करके देखूंगा तो कोई ना कोई फर्क रह जाएगा। आप ये देखें, ये पर्पल वाला बॉक्स थोड़ा सा नीचे आ गया है। मैं इन सब की आउटलाइन को भी ख़त्म कर देता हूँ ताकि बिल्कुल वाजे हो जाए। अभी ये देखें, पर्पल वाला जो बॉक्स था वो रेड वाले से नीचे आ गया है। जबकि मैं इसको अगर दूर से देखूंगा तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोगों के साथ जो मसला आ रहा था वो ये मसला आ रहा था कि दूर से देखने पे मालूम नहीं होता था और जूम करने पे मालूम होता था, लेकिन उसका हल कोई नहीं था क्योंकि आप मैनुअली इसको अलाइन कर रहे थे। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप स्मार्ट गाइड्स को ऑन कर लें, यानी कि स्मार्ट गाइड्स को टिक कर लें। व्यू के अंदर आपको मिलेंगी ये देखें, अब ये टिक लग गया, मतलब ये ऑन हो गई। अब आप जब अलाइन करने की कोशिश करेंगे ना, तो एलिस्ट्रेटर आपकी हेल्प करेगा। ये देखें, ये पिंक लाइंस आपके पास आना शुरू हो गई, जिससे ये बता रहा है कि आप इसको एक लाइन में मूव कर रहे हैं या नहीं। और जब आप इसको करीब लेकर आएंगे तो इंटरसेक्ट हो जाएगा। मैं जूम करके दिखाता हूँ ये चीज़, ये देखें, ये मैंने इसको ड्रैग करने की जैसी कोशिश करी और करीब लेकर आया तो ये अचानक, ये देखें, ये इंटरसेक्ट हो गया।
ये खुद ही जुड़ जाएगा। जब आप ड्रैग करेंगे, ठीक से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये खुद से जुड़ रहा है, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ रही इसमें। और ये देखें, अब मैं इसको कितना भी जूम कर लूं, इसके अंदर एक पिक्सल का भी फर्क नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं। मेरी आवाज आगे चल रही है? हाँ, आज मेरा इंटरनेट काफी स्लो है इस वजह से, क्योंकि लाइट यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसी तरह अब इन दो बॉक्सेस को इस तीसरे बॉक्स के साथ अलाइन करना है। तो सिंपली अब मैं दो बॉक्सेस को सेलेक्ट करके अलाइन करने की कोशिश करूंगा। अब मैंने स्मार्ट गाइड्स क्योंकि ओपन की हुई हैं, ऑन की हुई हैं, तो ये देखें, ये इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब खुद ही चिपका देगा। अब अगर मैं नॉर्मल इसको मूव कर रहा हूँ तो हो सकता है ये मेरा ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरह से मूव हो जाए। लेकिन अगर मुझे बिल्कुल स्ट्रेट मूव करना है तो मैं शिफ्ट के साथ ड्रैग करूंगा। शिफ्ट के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लेफ्ट राइट, या स्ट्रेट अप एंड डाउन। ठीक है, मैंने इन तीनों को सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ ड्रैग करना शुरू किया। ड्रैग का मतलब ये है कि माउस के क्लिक को दबा कर रखा और माउस को ड्रैग करना शुरू किया, यानी कि माउस को मूव करना शुरू किया। अब ये चारों मेरे पास अलाइन हो गए। अब इसको मुझे फिफ्थ के साथ अलाइन करना है, तो शिफ्ट के साथ वापस ड्रैग करूंगा, ये फिफ्थ वाले के साथ अलाइन होगा। और इसी तरह फिर इन पांचों को सेलेक्ट करके लास्ट वाले के साथ अलाइन कर दिया। लेकिन अब गौर से देखें, लास्ट वाला कुछ ऊपर मौजूद है। तो अब मुझे लास्ट वाले को नीचे लेकर आना है, तो मैं लास्ट वाले को सेलेक्ट करूंगा और शिफ्ट के साथ नीचे लाऊंगा, ताकि बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आए, और इस तरह लाके जोड़ दूंगा। जब बैक बॉक्स में कोई पैटर्न हो तब भी इसी तरह होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सादा बॉक्स रखें या कोई पैटर्न रखें। ये देखें, मैं अगर इसके अंदर कोई पैटर्न भी ड्रॉ कर दूंगा, अब ये देखें, बस आपने कर लेना इन दोनों को ग्रुप, ताकि एक साथ मूव हो। और अगर दूसरे वाले को भी मैं, इसकी मैंने कॉपी ले ली, थोड़ा सा छोटा किया और रोटेट कर लिया। अब ये देखें, ये दो शेप्स थी तो इन दोनों को आपस में ग्रुप कर लिया। अब मैं मूव करूंगा तो क्योंकि ग्रुप हैं तो साथ मूव होंगे। अलाइन करूंगा, वही शिफ्ट के साथ ऊपर लेके गया पहले, और शिफ्ट के साथ लेफ्ट पे ले आया। तो पैटर्न कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने सिर्फ शेप्स के कॉर्नर्स को देखना है। ये वाले कॉर्नर, ये जो दो आपस के कोने, जूम टूल की मदद से जूम करके देखा करें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ये देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट एक दूसरे के साथ स्टिक हुए हैं, जरा भी इनमें पिक्सल का फर्क नहीं आ रहा। इस तरह से आप जूम करके देखें। ये मैक्सिमम मैंने जूम कर लिया है, इससे ज़्यादा जूम भी नहीं हो सकता। यहाँ तक भी ये ठीक है, तो इसका मतलब ये अलाइनमेंट का जो इशू था वो हमारा अब सॉल्व हो चुका है। और अब किसी को अलाइनमेंट का कम से कम मसला नहीं होना चाहिए, ना पैटर्न में ना किसी और शेप में। रोटेट करते हुए अक्सर फ्लैट हो जाता है रोटेट। ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ आप वर्किंग करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट के बाहर वर्किंग करेंगे तो वो रोटेट होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्किंग करेंगे तो रिसाइज होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर वर्किंग करेंगे तो रेडियस चेंज होगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपका कर्सर कहाँ पर मौजूद है। हो सकता है आप बाहर कर रहे हो लेकिन वो उसके ऊपर मौजूद हो। तो इसका तरीका ये होता है कि आप जूम करें, यानी कि करीब लेकर आए, ताकि ये पॉइंट रेडियस वाला, ये पॉइंट रीसाइज वाला, और ये बाहर का एरिया एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा हो जाए। ये जितना आप जूम आउट करके कोशिश करेंगे ना, उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये देखें, अब मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा रीसाइज है कौन सा रेडियस है, कहाँ से मैं रोटेट करूँ, इसको समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। तो बेहतर तरीका ये है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं उसको जूम करें।
मैक्सिमम जूम करें जितना आपकी स्क्रीन के हिसाब से, और फिर उसके बाद उसको रोटेट, रीसाइज या उसका रेडियस चेंज करें। रोटेट करते हुए अलाइन। अब ये देखें, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास एक नया मौजूद है दोबारा से। अब मैं इसको करूंगा रोटेट, तो मैं जूम करूंगा पहले, और ये रीसाइज वाला जो मेरा पॉइंट है, रीसाइज से थोड़ा सा बाहर लाऊंगा तो कर्सर चेंज हो रहा है। अब मैं इसको रोटेट करना शुरू करूंगा तो ये अभी फ्री रोटेट हो रहा है, यानी कि कोई एंगल नहीं बन रहा। साथ में शिफ्ट प्रेस कर दूंगा तो ये देखें, जैसे ही मैं शिफ्ट का बटन दबाता हूँ ये मुझे एक परफेक्ट एंगल दे देता है रोटेट करने के लिए। तो अब ये मेरा परफेक्ट एंगल बन गया। रोटेट करते हुए अलाइन यही है। इसके बाद आप रोटेट के साथ भी अलाइन कर सकते हैं, यानी कि अभी आपने ये रोटेट कर ली शेप को, अब आपने इसकी कॉपी निकाल ली, अब अलाइन करना है तो इन दोनों को सेलेक्ट करें, ये हो गया वर्टिकल अलाइन, और शिफ्ट के साथ लेफ्ट पे ड्रैग करें, ये हो गया हॉरिजॉन्टल अलाइन। जूम करके आप देख सकते हैं ठीक से अलाइन नहीं हुआ, एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो मैं थोड़ा सा मूव करूंगा और ये देखें, जितना ज़्यादा जूम करके आप सेट करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट सेट होगा। पैटर्न वाले जितने भी असाइनमेंट हैं उसमें से शायद एक दो ऐसे होंगे जो ठीक थे, बाकी सब में प्रॉब्लम थी अलाइनमेंट की। मतलब उसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी अलाइनमेंट की वो कुछ इस तरह से आ रही थी कि एक बॉक्स इस तरह था और दूसरा बॉक्स थोड़ा सा रोटेट हुआ होता, यानी कि इस तरह से हुआ हुआ था। अब अगर आप जूम करके देखेंगे तो ये देखें, ये रोटेट हुआ हुआ है इसके साथ। तो रोटेट अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने ठीक से अलाइन नहीं किया या शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं किया, और वो आपसे रीसाइज करते हुए या ड्रैग करते हुए रोटेट हो गया और आपको पता भी नहीं चला। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको जूम करके काम करना है, दूसरा शिफ्ट की बटन के साथ काम करना है। जब आप शिफ्ट के बटन के साथ करेंगे तो आपको एंगल्स भी खुद ब खुद मिलने लग जाएंगे, और स्ट्रेट मूव वो भी इलिस्ट्रेटर आपको खुद करवा देगा। ये चीज़ सबको क्लियर है? अभी मैंने स्क्रीन ब्लैंक कर दी है। चलें ठीक है। वैसे मैं असाइनमेंट चेक कर रहा था, ग्रुप के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सबमिट किया है और काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें बनाई हैं, और असाइनमेंट के अलावा भी काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म की बनी हुई हैं। उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा लेकिन किसी और क्लास में, क्योंकि आज लाइट ज़्यादा मौका नहीं देगी। तो हम आगे चलते हैं, अपने दूसरी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मूव टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब मेरे पास ऑब्जेक्ट है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। मैं इसका कलर अगेन थोड़ा सा ऐसा रख लेता हूँ कि जो वाजे नज़र आए। ये देखें, अब ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के चार कोने मेरे पास, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये, और एक ये। इस ऑब्जेक्ट के चार कोने हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये चार एंडिंग पॉइंट्स रखता है। एंडिंग पॉइंट्स मतलब जहाँ से जो भी मेरा ऑब्जेक्ट या शेप है शुरू या ख़त्म हो रही है, यानी कि जो उसके कोने हैं। तो अभी क्योंकि ये बॉक्स है तो बॉक्स के कोने चार हैं मेरे पास। अब डिफरेंस समझें, ये मेरे पास दो टूल नज़र आ रहे हैं टॉप पे ही बिल्कुल, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है ये है सिलेक्शन टूल। जब मैं इस पे हावर करता हूँ तो ये मुझे बताएगा भी, ये देखें ये बता रहा है सिलेक्शन टूल। इसके नीचे एक और सेम इसी तरह का है, लेकिन जब मैं इस पे हवर करता हूँ तो ये बोलता है ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। मूव टूल यानी कि सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में डिफरेंस ये है कि जब मैं सिलेक्शन टूल से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा तो वो ऑब्जेक्ट को मूव करेगा, यानी कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके मूव करेगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट उस वक्त करेगा जब ये चारों पॉइंट सेलेक्टेड हुए हैं। अभी देखें, मैंने मूव टूल लिया, मेरे पास ये कोने पे देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक कोना जूम करके। ये देखें, ये छोटा सा जो आपको चकोर डब्बा नजर आ रहा है, ये अभी वाइट कलर का है जब मैंने मूव टूल लिया हुआ है।
लेकिन जब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा तो ये देखें चेंज हो गया, ब्लू हो गया। फर्क नजर आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज हमारी इतनी क्लियर है कि मूव टूल जब हम लेंगे यानी सिलेक्शन टूल जब लेंगे तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होकर मूव होगा। लेकिन जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे तो हम इस पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने एंकर, जब इसके ऊपर माउस लेकर आऊंगा तो ये बताएगा कि ये एंकर, एंकर यानी एंकर पॉइंट है। एंकर बेसिकली बहरी जहाज में यूज होता है, जो समंदर में जहाज चलते हैं तो उसके अंदर जब वो साहिल पर आकर लगते हैं तो एंकर को डाउन कर देते हैं समंदर के अंदर, यानी कि वो जहाज को रोके रखता है साहिल के ऊपर। या समंदर के दरमियान में भी जब जहाज को खड़ा करना होता है तो आप जहाज के जो भारी भारी एंकर होते हैं उनको नीचे गिरा देते हैं ताकि जहाज अपनी जगह पर मौजूद रहे। तो ये एंकर पॉइंट भी यही काम कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी एक जगह बना ली है और इस जगह के दरमियान इस ऑब्जेक्ट को इन्होंने बना के रखा हुआ है, यानी पकड़ के रखा हुआ है। इसके दरमियान के ऑब्जेक्ट यहाँ से हिले ना, या इसके दरमियान एक शेप बने इन एंकर पॉइंट्स के अंदर अंदर, इससे बाहर ना जाए। ठीक है, अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया। देखिए सिलेक्शन टूल ऊपर है, नीचे वाला मैंने सेलेक्ट किया है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जब इसके ऊपर लेकर आऊंगा तो ये बता रहा है एंकर, तो मैं एंकर को सेलेक्ट कर लूंगा सिंपल लेफ्ट क्लिक से। ये मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया एक। अब मेरा एक पॉइंट हो गया ब्लू, दूसरा है वाइट। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखें ये ब्लू है, ये वाइट है, ये वाला ब्लू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो सेलेक्ट हुआ है पॉइंट वो ये है। अभी मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही लिया हुआ है, मैंने एंकर पॉइंट को किया सेलेक्ट और इसको चेंज कर दिया, कहीं भी मूव कर दिया पकड़ के, यानी क्लिक लेफ्ट क्लिक करके रखा और मूव कर दिया। इसी तरह दूसरा पॉइंट मैंने पकड़ा, मूव कर दिया, तीसरा पॉइंट पकड़ा, मूव कर दिया, और चौथा पॉइंट पकड़ के भी मूव कर दिया। अगर मैं सिलेक्शन टूल से कोने पकड़ने की कोशिश करूंगा तो ये पकड़ने नहीं देगा, यानी ये मुझे बता ही नहीं रहा कि यहाँ कोई एंकर पॉइंट है भी या नहीं, बल्कि बस ये डायरेक्ट शेप को मूव कर दे रहा है पकड़ के। ठीक है, अगर आपके पास शेप मूव हो रही है तो आप समझ जाएं कि आपने सिलेक्शन टूल लिया हुआ है, और यहाँ पे हाईलाइट भी हो रहा होता है सेलेक्टेड टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लेगा, जिससे आप शेप को एडिट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं किसी और शेप में। अब ये देखिए मैंने एक त्रिकोण टाइप का कुछ बना लिया जो कि हमारा एक बॉक्स था स्टार्ट में। अगेन मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, वापस से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखें 3 पॉइंट छोड़ दिए, एक पॉइंट सेलेक्ट किया, और अब मैं कर रहा हूँ मूव। ये देखें ये एक पॉइंट मूव हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब मुझे मूव नहीं करना, मैंने डायरेक्ट पकड़ इसको क्लिक तो कर दिया था तो ये सेलेक्ट हुआ हुआ है, और कीबोर्ड से मैंने प्रेस कर दिया डिलीट। तो ये देखें एक एंकर पॉइंट डिलीट हो गया। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये मसला भी था कि एक एंकर पॉइंट डिलीट नहीं हो रहा, बल्कि जब वो डिलीट करते हैं तो पूरा ऑब्जेक्ट ही डिलीट हो जाता है। वो क्यों होता है कि आपने मूव टूल लिया होता है। ये देखें ये मैंने मूव टूल लिया, अब इस कोने से मैंने इसको पकड़ा, अब वो सेलेक्ट तो हुआ नहीं लेकिन मैंने अज्यूम किया कि ये हो गया और डिलीट किया तो पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड करते हैं, वापस से लेते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, उसके बाद ये एंकर लिखा हुआ आएगा पिंक कलर से। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करें सिंपल लेफ्ट क्लिक से, दबा के नहीं रखना बल्कि बस दबा के छोड़ देना। ये देखें ये एंकर, ये लेफ्ट क्लिक करके छोड़ दिया। अब डिलीट, ये डिलीट हो गया। इसको किसी और शेप की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे स्टार टूल। अब स्टार टूल में बॉक्स में हमारे पास 4 कोने थे, जबकि ये जो स्टार की शेप है इसके अंदर हमारे पास काफी सारे कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तकरीबन है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैंने मूव टूल लिया हुआ है यानी कि सिलेक्शन टूल लिया हुआ है। अब मैं इसका कोना पकड़ता हूँ, लेकिन ये जितने भी कोने से पकड़ लूँ ये ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं लिया हुआ। अब मैंने लिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल,
तो अब इसने वाजे कर दिए कि इसके एंकर पॉइंट कहाँ कहाँ मौजूद हैं। ये गए, ये आ गए, यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आप जब भी सेलेक्ट करेंगे तो एंकर पॉइंट बता देगा कहाँ कहाँ मौजूद है। आपने इसको सेलेक्ट किया किसी भी एक को और पकड़ के खींच दिया, दूसरे को सेलेक्ट किया, खींच दिया, तीसरे को सेलेक्ट किया, कहीं और ड्रैग कर दिया। अब डिलीट करना है आपने तो सिंपली सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से दबा दिया डिलीट, एक पॉइंट डिलीट हो गया। दूसरा डिलीट, तीसरा सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से डिलीट, चौथा सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से डिलीट, और इसी तरह पांचवा भी सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से डिलीट कर दिया, और छठा कीबोर्ड से डिलीट कर दिया। तो अब ये कुछ और ही बन गया स्टार की शेप के बजाय। तो ये चीज़ सबको क्लियर है कि सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इन दोनों का फ़र्क क्या है और दोनों किस तरह काम करते हैं। अगर इसमें किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है। ये असल में मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, मुझे करना नहीं था लेकिन मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे की चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस जाएंगी, और अगर हम इसी में फंसे रहेंगे तो आगे की चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी, बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। और ये हमारी बेसिक है, तो बेसिक को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है उतना ज़्यादा हम करेंगे। लेकिन आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको चीज़ें, अभी हो सकता है स्क्रीन पे जब मैं कर रहा हूँ तो आपको लग रहा हो हाँ ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो आप घूम जाएंगे कि कैसे हुआ था। तो साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें, रिकॉर्डिंग से भी हेल्प लिया करें, और उसके बाद खुद से प्रैक्टिस किया करें। कम से कम जो भी चीज़ें मैं यहाँ स्क्रीन पे बताता हूँ कम से कम उन्हें 4 बार खुद से बनाया करें। 4 से 5 बार बनाएंगे तो आपको जाके थोड़ा बहुत ग्रिप आएगी और टूल्स की वर्किंग समझ में आएगी। ठीक है, हमने सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का डिफरेंस देख लिया, और ये देख लिया कि एंगर पॉइंट क्या होता है, इसको डिलीट कैसे किया जाता है, मूव कैसे किया जाता है। अब एक सवाल आया है कि जब रेक्टेंगल को हम डिवाइड कर देते हैं तो दोनों पीस प्रॉपर अलाइन नहीं होते। चलें इसको भी देख लेते हैं। बॉक्स बनाया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, ये बन गई मेरे पास एक शेप। इसकी मैंने ले ली कॉपी, शिफ्ट के साथ ले रहा हूं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आ गई। अब रोटेट करना है तो रोटेट भी सिंपल रोटेट नहीं करूंगा बल्कि शिफ्ट के साथ रोटेट करूंगा। अब शिफ्ट के साथ रोटेट करने पे ये देख रहे हैं आप, ये ऐसा लग रहा है अचानक अचानक रोटेट हो रहा है, जबकि अगर शिफ्ट छोड़ दूंगा तो ये स्मूथ रोटेट हो रहा है, यानी कि ये फ्री रोटेट हो रहा है। जबकि मुझे फ्री नहीं करना बल्कि शिफ्ट के साथ करना है। ये शिफ्ट के साथ हो गया, ये देखें, ये शिफ्ट के साथ किया, ये शिफ्ट के साथ किया, दोबारा से शिफ्ट के साथ किया, ये शिफ्ट के साथ हो गया। अब मुझे इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ ही लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा, और जैसे ही इसके करीब लेकर आऊंगा, ये देखें इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ गया स्क्रीन। मुझे कमेंट में बताएं इंटरसेक्ट किस किस को नजर आ रहा है और किस किस को नहीं आ रहा। पिंक कलर से इंटरसेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि सबको नजर आ रहा है। अब ये इंटरसेक्ट आपके पास सिर्फ उसी सूरत में नजर आएगा जब आपने व्यू के अंदर स्मार्ट गाइड्स को ऑन किया हुआ होगा। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे और उसके बाद आप मूव करेंगे तो ये आपके पास नहीं बताएगा कि ये इंटरसेक्ट हो भी रहा है या नहीं, और फिर आपके पास रह जाएगी गुंजाइश। ये देखें, अब मैंने मूव तो किया लेकिन वाइट स्पेस आ गया बीच में। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके पास व्यू के अंदर स्मार्ट गाइड्स ऑन हो, और उसके बाद आप शिफ्ट के साथ मूव करेंगे। मैं अगेन इस चीज़ को बताता हूँ, ये देखें मैंने शिफ्ट के साथ जब कॉपी निकाली ना, अब मैं बगैर शिफ्ट के रोटेट करूंगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही कर रहे हैं कि वो बगैर शिफ्ट के इसको रोटेट कर रहे हैं अंदाजे से। अब अंदाजे से करने में बुराई ये आएगी कि ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा। ये देखिए, ये मैंने कर दिया अंदाजे से कि ठीक है। अब मैं इसको इसके साथ अगर अलाइन करने की कोशिश करूंगा तो ये देखें, नीचे से ऊपर से तो हो गया,
ऊपर से एक कोना तो मैंने किसी तरह कर दिया, लेकिन नीचे से नहीं हुआ क्योंकि ये रोटेट ठीक से नहीं हुआ। अब मैं अगर इसको नीचे से रोटेट करने की कोशिश करूंगा तो शायद ये ऊपर से खराब हो जाए। ऐसा ही हुआ है। तो इस चीज से बचने के लिए हम शिफ्ट के साथ रोटेट करते हैं। जब मैंने इसकी कॉपी ली तो शिफ्ट के साथ मैं इसको बाहर आके रोटेट करूंगा। या इससे भी आसान तरीका ये है कि मैंने इसकी कॉपी ली, ठीक है, और अब मैं रोटेट नहीं करूंगा बल्कि अब मैं फ्लिप करूंगा। यानी कि मैंने राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म किया, रेफ्लेक्ट में आया और ये वर्टिकल, इसको फ्लिप कर दिया। दोबारा से ट्रांसफॉर्म, रेफ्लेक्ट, और अब की बार वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल किया। यानी एक बार आपने हॉरिजॉन्टल करना है, एक बार वर्टिकल करना है, तो आप ये रोटेट वाली चीज से बच जाएंगे। और अगर आप इस चीज को भी इतने लंबे तरीके से नहीं करना चाह रहे, यानी कि आप ये राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में आके रिफ्लेक्ट में आके नहीं करना चाह रहे, तो आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। प्रॉपर्टी पैनल के अंदर ये दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। एक बार इसको प्रेस करें, दूसरी बार इसको प्रेस कर दें, तो ये देखें, ये आपके पास बिल्कुल परफेक्ट रोटेट हो गया। लेकिन अब ये अलाइनमेंट आगे पीछे हो गई, तो वो सिंपली आप इन दोनों को सेलेक्ट करें, वर्टिकल अलाइन सेंटर कर दें, तो ये वर्टिकली सेंटर होगा। अब शिफ्ट के साथ आप मूव करके इसको इंटरसेक्ट कर दें, ये हो गया आपका बिल्कुल परफेक्टली इंटरसेक्ट। एक और सवाल है कि जब रोटेट टूल यूज करते हैं, पेटल्स को मूव करते हैं हम, यानी उसकी पेटल्स की कॉपी लेते हैं, तो लास्ट वाला जो है वो ठीक से सेट नहीं होता। उसका रीजन भी शिफ्ट है, यानी कि आप शिफ्ट के साथ नहीं लेते। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने स्क्रीन पे एक शेप ड्रॉ की और ये स्क्रीन पे दूसरी शेप ड्रॉ कर दी। अब सबसे पहले तो मैं करता हूँ इसको सेंटर अलाइन इसके, ठीक है, ये मैंने कर दिया सेंटर इसके साथ। अब मैंने रोटेट टूल लिया, ये रहा। ये जो मेरा पिवट पॉइंट था, ये स्काई ब्लू कलर का, इसको पिवट पॉइंट बोलते हैं। इसको मैं लेकर आ जाऊंगा नीचे और इसको मैं रख दूंगा सर्कल के सेंटर में। ये रहा, इस सर्कल के सेंटर में रख दिया। अब मूव करूंगा तो ये देखें, अब मैं सिंपली मूव नहीं करूंगा बल्कि मैं शिफ्ट के साथ मूव करूंगा। तो ये देखें, शिफ्ट के साथ सिर्फ मूव कर रहा हूँ, कॉपी नहीं ले रहा। तो ये बिल्कुल परफेक्टली एक एंगल पे मूव हो रहा है। और अब शिफ्ट के साथ ही साथ ऑल्ट का बटन भी दबा दूंगा तो ये कॉपी आ गई। इसी तरह शिफ्ट के साथ ऑल्ट, कॉपी आ गई। शिफ्ट के साथ ऑल्ट, कॉपी आ गई। शिफ्ट के साथ ऑल्ट, शिफ्ट के साथ ऑल्ट, और ये देखें, अब ये आपके पास परफेक्टली ड्रॉ हुए हुए हैं। इसको रोज वाली एग्जांपल से देख लेते हैं, मतलब वो फ्लावर वाली एग्जांपल से देख लेते हैं कि वो क्यों नहीं हो रहा था। ये मैंने एक और इसको सेंटर कर लिया शेप बना के, और अब मैंने रोटेट टूल से इसके पिवट पॉइंट को मैंने इसके रखा सेंटर। इस सर्कल के सेंटर में रखूंगा मैं, और अब मैं करूंगा मूव, तो ये देखें मूव हो रहा है। तो मैं सबसे पहले तो लाता हूँ सेंटर के अंदर, और इसके बाद शिफ्ट के साथ में ऑल्ट के साथ, शिफ्ट और ऑल्ट दोनों चीज़ें दबाई हुई है मैंने, दोनों कीज। तो ये मेरे पास एक परफेक्ट एंगल पे बन गई। अब दबाऊंगा कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, और इसी तरह अब ये देखें, ये बन गया एक परफेक्ट एंगल। अब आपने क्या करना है, इन सबको सेलेक्ट करना है, दोबारा से लेना है रोटेट टूल, पिवट पॉइंट सेंटर में ही मौजूद है, और इनको मूव करके ले लें कॉपी, ऑल्ट साथ दबा दें, ठीक है, इनके दरमियान में आके। तो ये लें, आपका एंगल भी बन गया और सारी चीज़ें इस तरह से सेट हो गई। ये आपका एक फ्लावर बन गया। मर्ज कर लें अगर चाहें तो पाथ फाइंडर से, तो ये मर्ज हो गया। ठीक है, ये चीज़ सबको क्लियर है।
ग्रेडियंट वगैरह मैं ऑलरेडी बता चुका था, तो वो आप खुद ही देख लीजिएगा। सिंपली कुछ भी नहीं है, ये रहा ग्रेडियंट, सेकंड वाला ऑप्शन, ये आपने का ग्रेडियंट हो गया। और यहाँ से बस आप सिंपली कलर सेलेक्ट कर लेंगे अपना, जो भी आपने इसको कलर देना है। अच्छा, 1 मिनट से कम टाइम रह गया है हमारी इस मीटिंग का। तो अगर किसी के कोई सवाल है तो पूछ लें दोबारा इसे, फिर जब हम स्टार्ट करेंगे तो आगे से कंटिन्यू करते हैं। 2 सवाल अभी हमारे पास मौजूद हैं। एक, चलें स्टार्ट करते हैं फिर। मेरे ख्याल में तमाम लोग आ चुके होंगे। 2 सवाल लास्ट मीटिंग में रह गए थे जो एंड पे आए थे, एक ग्रेडियंट से रिलेटेड था और एक क्लिप मास्क से रिलेटेड था। तो ग्रेडियंट से रिलेटेड जो सवाल था उसका जवाब ये है कि ग्रेडियंट में आपको समझ क्या नहीं आया, पहले ये तो पता चले। ग्रेडियंट सिंपली कुछ भी नहीं है कि आपने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है अपना, और उसके बाद आप इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं ग्रेडियंट से रिलेटेड। ये रहा सेकंड ऑप्शन ग्रेडियंट, और इसमें आप बता दें कि आपको कौन सा कलर फिल करना है, ठीक है। अब इसमें पॉइंट ये आया है कि एग्जैक्ट कलर चूज नहीं होता, यानी ग्रेडियंट जब कर रहे होते हैं तो एग्जैक्ट कलर चूज नहीं होता। तो एग्जैक्ट कलर चूज अगर नहीं होता, तो ये देखें, ये कलर है ना, ये जो पॉइंट है, इस पे आपने किया डबल क्लिक। जब डबल क्लिक किया ना, तो ये आपके सामने मुख्तलिफ कलर आ गए। अब यहाँ पर आप जो कलर सेलेक्ट करेंगे वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह दूसरा पॉइंट है, डबल क्लिक किया, जो कलर सेलेक्ट करेंगे वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे ये ग्रेडियंट चाहिए था लेट से, अब ये मैंने ले लिया। अब इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि ये तो वो कलर थे कि जो ऑलरेडी इलिस्ट्रेटर के अंदर मौजूद थे। अगर मुझे अपने ही कलर कोई बनाने हो, तो उसका तरीका ये है, आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसका, कि आप बॉक्स बना लें छोटे छोटे। ठीक है, एक बॉक्स आपने बना लिया, दूसरा बॉक्स आपने बना लिया, और आप इन दोनों बॉक्सेस में क्या करेंगे, मैं इसकी आउटलाइन पहले ख़त्म करता हूँ। इन दोनों बॉक्सेस में सिंपल आप वो कलर कर लें कि जो आपको कलर चाहिए। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको, मैं पहले एक स्क्रीनशॉट लेकर आता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। ये मैं एक स्क्रीनशॉट कैप्चर करके ले आया अपनी क्रोम के स्क्रीन से। अब इसमें मेरे पास मुख्तलिफ रंग नज़र आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इस तस्वीर से लेट से कलर पिक करना है। तो ये मैंने अपना ग्रेडियंट सेलेक्ट किया, जो भी ऑब्जेक्ट था जिस पे ग्रेडियंट था। स्क्रीन नज़र आ तो रही है, पिक्चर शो नहीं हो रही, ये इलिस्ट्रेटर के अंदर ही मौजूद है। अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो आपके पास नज़र आ रहा है? सही है, यानी कि वो इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इंटरनेट स्लो है। लेकिन अभी बेहतर हो गया होगा। अब सेट है। सही है, तस्वीर आपके पास नजर आ रही है, ऑब्जेक्ट आपके पास नजर आ रहा है, दोनों चीजें नजर आ रही हैं। अब मुझे इस पिक्चर से कलर्स को निकालना है, तो मैंने अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया जो कि ग्रेडियंट था, ये रहा ग्रेडियंट कलर। तो अब मैंने इसको किया यहाँ दरमियान वाले पे डबल क्लिक। जैसे ही दरमियान वाले पे डबल क्लिक या सिंगल क्लिक आप करेंगे,
तो यह डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये मैंने किया डबल क्लिक अगर इसको, तो ये मेरे पास वो कलर आ गए जो इलस्ट्रेटर में पहले से मौजूद हैं। लेकिन अगर मुझे किसी तस्वीर से पिक करना है तो ये नीचे आई ड्रॉपर का एक आइकन मौजूद है, कलर पिकर जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसको मैंने किया सेलेक्ट। अब ये मुझे स्क्रीन पे चूज करने को बोल रहा है कि बताएं कहाँ से कलर पिक करूं। ये फोल्डर का येलो कलर मैंने चूज कर लिया, तो ये देखें ये येलो हो गया। इसी तरह ये वाले पॉइंट को सिंगल क्लिक से सेलेक्ट किया, डबल क्लिक तब जब इसी के कलर चूज करने हो, और सिंगल क्लिक तब जब सिर्फ सेलेक्ट करना हो, और कलर फिर हम आई ड्रॉपर से बता देंगे, कलर पिकर से। और ये ब्लू कलर जो मेरी पिक्चर के अंदर आ रहा था, इस ब्लू को मैंने थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखें ये पिक्चर के अंदर आ रहा है ना कलर, ग्रीन आ रहा है, ग्रीन को ले लिया। तो ये देखें अब ये मैंने पिक्चर से एग्जैक्ट कलर्स निकाल लिए। अगर इसी तरह अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास पिक्चर भी नहीं होती, यानी आपको ग्रेडियंट तो बनाना होता है, अब वो कलर आपके पास यहाँ एलिस्ट्रेटर के अंदर भी मौजूद नहीं होता, और आप पिक्चर से भी नहीं बना सकते। क्लाइंट आपको कोड दे देता है कि ये मेरा कोड है। अब कोड से कलर कैसे बनता है वो चीज़ भी देख लेते हैं। ये देखें ये स्क्रीन पर एक ऑब्जेक्ट है, ग्रीन कलर का है लेट से। इसकी आउटलाइन पहले मैं ख़त्म करता हूँ। अब इसके फिल को मैं आपके सामने एक कोड स्क्रीन पे लिखूंगा। ये देखें आपके सामने स्क्रीन पे एक FF0000 करके नजर आ रहा होगा, तो ये एक कलर कोड है बेसिकली। अब जब इस कलर कोड से हम कलर लेंगे तो वो किस तरह से होता है कि ये ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया, और ये वाला जो फिल कलर था ना इस पे किया डबल क्लिक, तो ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने जो खुलता है जिससे हम कलर कोई भी चेंज कर लेते हैं, ये हमारे सामने वापस से आ गया। नीचे देखें, ये देखें ये हैश बना हुआ आ रहा है और उसके आगे एक कोड लिखा हुआ है। अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ FF0000 और कर देता हूँ ओके। तो ये देखें ये मेरा कलर बन गया। FF0000 मतलब होता है रेड। अगर मैं इसको कर दूंगा सारे ही 00, तो ये होता है मेरे पास ब्लैक। मैं करके ट्राई करके देखता हूँ इसको। डबल क्लिक किया, 000 000 6 बार होता है, ठीक है। ओके किया, तो ये देखें ये हो गया ब्लैक। इसी तरह अगर मैं इसको कर दूं FF9900, तो ये मेरे पास ऑरेंज हो जाएगा। ये देखें ओके किया, ये मेरे पास ऑरेंज हो गया। हर कलर का एक कोड होता है। अब मैं आपको एक स्क्रीनशॉट की मदद से दिखा देता हूँ, बल्कि मैं अपनी क्रोम की विंडो शेयर करता हूँ आपके सामने। ये मैंने आपके सामने क्रोम की विंडो शेयर करी। अब मुझे नहीं पता कि किस कलर का क्या कोड है, तो मैं मिसाल के तौर पे लिखता हूँ रेड हेक्स कोड। तो ये देखें ये गूगल ने मुझे बता दिया कि ये वाला जो कोड है वो रेड कलर के लिए इस्तेमाल होता है। क्लाइंट आपको दे देते हैं, कलर कोड दे देते हैं क्लाइंट आपको। और इसको मैं इसको इस तरह से भी दिखा देता हूँ कि ये देखें मेरे पास एक मैसेज था जो कि कुछ इस तरह से था। मैं अपने पास फॉरवर्ड करता हूँ ताकि आपको नजर आए। स्क्रीन अभी क्रोम की मेरे साथ, मेरी जो क्रोम की स्क्रीन है वो आपको नजर आ रही होगी। ये देखिएगा यहाँ पर कुछ कलर कोड्स आएंगे मेरे पास। ये आ गए, ये मैंने कॉपी किए यहाँ से तमाम, और यहाँ पर आकर कर लिए पेस्ट। अब ये टाइपिंग किस तरह से कर रहा हूँ इस चीज़ को अभी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक वेबसाइट थी जिस पर मैं काम कर रहा था, ठीक है। अब उसके ब्रांड के जो कलर कोड्स थे वो ये तीन थे, यानी उस पूरे ब्रांड में ये तीन किस्म के रंग इस्तेमाल हुए थे। मैंने अपने पास एक जगह लिख लिए। अब मैं इनको ज़रा कलर करके देखता हूँ और फिर उसका हम ग्रेडियंट बनाएंगे, ठीक है। मैंने 3 बॉक्सेस ले लिए क्योंकि मेरे पास 3 कलर हैं। पहला वाला सेलेक्ट किया,
डबल क्लिक किया और यहाँ मैं टाइप करता हूँ ED1C24, एंटर कर दिया, ये रेड कलर हो गया। डबल क्लिक किया, दूसरा वाला 81868A, ये ग्रे कलर है, ठीक है। तीसरा वाला FFF000, ये तो येलो कलर होगा, ये येलो कलर हो गया। अब एक ब्रांड है, एलिस्ट्रेटर की स्क्रीन आ गई है, ठीक है। तो ये एक ब्रांड है, ये देखें, ये 3 कलर कोड थे जो मैंने व्हाट्सएप से डेटा लिया था। व्हाट्सएप से एक मैसेज मैंने किया था कॉपी, उसके अंदर 3 कलर कोड थे और साथ एक मैसेज था कि कलर कोड ऑफ ब्रांड का नाम है आगे, ठीक है। अब ये मैंने किस तरह से किया है मैं अगेन बता देता हूँ। मैंने किया एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ, इसकी ली 3 कॉपी 3 बार, और इसको सेलेक्ट किया फर्स्ट वाले को, फिल कलर पे किया डबल क्लिक, ये डायलॉग बॉक्स मेरे सामने है, और यहाँ मैंने टाइप कर दिया ED1C24, ये रेड हो गया। इसी तरह दूसरे वाले को सेलेक्ट करके डबल क्लिक किया फिल कलर के, और उसके बाद टाइप किया 81868A, तो ये मेरे पास दूसरा कलर आ गया। और थर्ड वाला येलो कलर का कोड है, ये आ गया। अब ये मेरे पास 3 ब्रांड कलर्स आ गए, ठीक है। अब हमने बनाना है इन 3 ब्रांड कलर का एक ग्रेडियंट। तो मैं एक नई शेप ले लेता हूँ, ये वाली शेप। अब मुझे इसमें चाहिए ग्रेडियंट, तो मैंने सबसे पहले किया ग्रेडियंट पे सेलेक्ट, ये मेरे पास डायलॉग बॉक्स आ गया। पहले वाले कलर पे इसको मैंने कलर को सेलेक्ट किया सिंगल क्लिक से, कलर पिकर को सेलेक्ट किया और बता दिया रेड। दूसरे वाले को किया, ये रहा दूसरा वाला, कलर पिकर मेरे पास सेलेक्टेड है और ये मैंने बता दिया ग्रे कलर है। इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करूंगा तो ये तीसरा भी निकल आया पीछे से। तीसरे वाले को सेलेक्ट किया, कलर पिकर सेलेक्टेड है और ये लोग बता दिया। अगर दरमियान में मैं कहीं भी क्लिक कर दूंगा तो आप देखें ये ऐड होते जा रहे हैं कलर मेरे पास, जितनी बार क्लिक करूंगा उतने कलर ऐड होते जाएंगे। और ये डिलीट के साथ आप डिलीट कर सकते हैं, ये पकड़ा डिलीट कर दिया, ये पकड़ा डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, ये वापस से 2 हो गए। और इनको आप ड्रैग करके इसका फैलाव कम कर सकते हैं, कलर की जो स्प्रेड है। अब मुझे 3 कलर वाला चाहिए तो मैं दरमियान में भी क्लिक कर दूंगा। अगेन करते हैं, पहला वाला रेड, दूसरा सेलेक्ट किया ग्रे, तीसरा सेलेक्ट किया येलो। ये आपके सामने एक ग्रेडियंट बन गया अजीब सा, जो कि इन ब्रांड कलर को यूज करके बना है। तो आपका जो सवाल था ग्रेडियंट से रिलेटेड के एग्जैक्ट कलर का कैसे बना सकते हैं, वो भी क्लियर हो गया। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। जी, हम फिर यहीं पे एंड कर देंगे क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी है। बस ये कह लें कि जिसका कोई अगर कोई सवाल है तो हम उसको क्लियर कर लेते हैं। फिलहाल असाइनमेंट आपका यही है कि जो लास्ट असाइनमेंट्स थे उनको थोड़ा सुथरा कर लें, क्योंकि अलाइनमेंट इश्यूज जब तक रहेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप कोई नई चीज बना सकते हैं इस तरह की कि जिसमें अलाइनमेंट ज्यादा इस्तेमाल हो रही हो, मतलब कि कोई दूसरा पैटर्न। अगर आप क्रोम पर आकर टाइप करेंगे, मैं अपनी क्रोम की विंडो शेयर करता हूँ आपके सामने। ये मैंने क्रोम की विंडो को शेयर कर लिया। यहाँ पर अगर आप टाइप करेंगे जियोमेट्रिक पैटर्न्स, तो ये आपके सामने मुख्तलिफ पैटर्न्स आ जाएंगे। इसके अंदर आपको जो आसान लगता है आप वो बना लें। ये देखें, ये आपके सामने एक ये वाला मौजूद है, ये वाला मौजूद है, इसके अलावा ये मौजूद है, ये वाली लाइन मौजूद है। जो आपको लगता है कि हाँ ये वाला मैं बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, आप वो सेलेक्ट करके बना लें। क्या सवाल था आपका जो रह गया, सामिया?
नहीं, कोरल ड्रॉ अलग चीज़ है, इलिस्ट्रेटर बिल्कुल डिफरेंट है। जिसका सवाल रह गया वो रिपीट कर दें। ग्रेडियंट के कलर्स विंडो से भी चेंज नहीं होते। कौन से विंडो से? अभी तो आपको सेलेक्ट सारे चेंज करके दिखाएं। सिंगल कलर आ जाता है फुल शेप पे। तो अगर सिंगल कलर आ जाता है तो आप दरमियान वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें जो ग्रेडियंट वाला है, और फिर उसके बाद जो नया डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा ग्रेडियंट वाला, वहां से एडिट करें। मैं आपको दिखा देता हूँ अगेन। ये देखें, ये मेरे पास था ना, ये डायलॉग बॉक्स मैंने ख़त्म कर दिया। ये वाला जो दरमियान वाला ऑप्शन है ग्रेडियंट, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये डायलॉग बॉक्स आता है मेरे सामने। अगेन बंद कर दिया, दरमियान वाले पे क्लिक किया तो डायलॉग बॉक्स आया है। और इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ बस दरमियान में। ये देखें, दरमियान में सेलेक्ट करूंगा ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से कलर बदल दें इसका। ये लें, चेंज हो गया। डिलीट करना है, सेलेक्ट करें, ये डिलीट का बटन दिया हुआ है आपके सामने, ये डिलीट हो गया। ठीक है। अब जो आपको प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो फिल हो जाता है, तो आप यहाँ से नहीं कर रहे, बल्कि आप ये कर रहे हैं कि आप इधर डबल क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे कलर बता के ओके कर दे रहे हैं। तो ये देखें, ये सिंगल कलर हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ से कर लिया फिल कलर से। मुझे फिल कलर से नहीं करना, मुझे यहाँ से नीचे से जो ग्रेडियंट है यहाँ से करना है, और उसके बाद इन पॉइंट से कलर चेंज करना है, ना कि इधर से। इन पॉइंट से मुझे, मैं जो अपना कलर रखना चाहूंगा वो रखूंगा। ठीक है। चलें, आज के सवाल फिर खत्म हो गए या किसी का कोई बाकी है अभी भी? अच्छा, ग्रेडियंट कलर बना के सेव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ग्रेडियंट कलर बनाकर सेव कर सकते हैं। मैं अगर तरीका बताऊं तो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, मैं बता देता हूं आपको। बहुत ज़्यादा वैसे लंबा है तो नहीं। विंडो के अंदर आप आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन था कलर, ये वाला कलर। इसके अंदर आप अपने कलर्स को सेव कर सकते हैं, जो भी। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने शायद सेव किया हुआ भी हो, अगर मुझे ठीक से याद हो कि मैंने सेव किया था या नहीं किया था। डबल क्लिक किया मैंने। अच्छा, जो हाँ, ये आपने मैंने कलर पूरा सेव फोल्डर। किया है ना, वो शो नहीं हुआ, वो जी, स्क्रीन मेरे ख्याल से मसला आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है आपकी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बता दूंगा कि आपको कलर्स को किस तरह से सेव कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरीज का वैसे तो हमारी अलग से पूरी क्लास है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको सिर्फ कलर सेव करना बता दूंगा। और ज़रूरी नहीं है कि लाइब्रेरीज के अंदर सिर्फ कलर ही सेव हों, उसके अंदर तस्वीर वगैरह भी सेव हो जाती है, दूसरी चीज़ें भी। जैसे अगर मिसाल के तौर पर आपको एक ये वाली शेप है, अब ये बार बार आपको ड्रॉ करनी है किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप इसको भी सेव करवा सकते हैं, और ये अपनी फुल प्रॉपर्टीज के साथ सेव हो जाएगी, इस कलर के साथ, इस डायमेंशंस के साथ। तो इन सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह देखेंगे लाइब्रेरीज वाले सेक्शन में। एक आखिरी चीज़ बस, जो उससे रिलेटेड नहीं है बल्कि अलग है। मैं अगेन आपके सामने क्रोम की विंडो शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे जो है ना बहुत जल्दी सवाल पूछ लेते हैं। मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप, अगर आप कहीं प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप खुद से सर्च करने की कोशिश करें गूगल पे। आपको सिर्फ एक चीज़ सीखनी है, और उस एक चीज़ को सीखने के बाद आप सब कुछ सीख जाएंगे। और वो मैंने शायद अपनी स्कूल लाइफ में सीखी थी, और वो है हाउ टू। यानी कि आप गूगल पर आएँ और गूगल पे आप सिर्फ 2 वर्ड लिखें, हाउ टू, और वो फिर जो है ना सभी खुद आपको बता देगा कि किस तरह से करना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने अपनी क्रोम की हिस्ट्री ओपन कर ली, ठीक है। अब ये देखें,
इस क्रोम की हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा हाउ टू जो है ना आपको नज़र आएगा। मैं इसको स्क्रॉल भी करता हूँ, ये मैंने ऊपर नीचे स्क्रॉल किया, ये तो आज की ही हमारे पास नज़र आ रही है हिस्ट्री। मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, बल्कि सर्च कर लेता हूँ मैं हाउ टू। तो ये देखें, ये मेरे पास अब नज़र आ रही है, हाउ टू प्रेजेंट लोगो डिज़ाइन, हाउ टू डिज़ाइन अ ब्लॉग पोस्ट, और हाउ टू ट्रोल एवरीवन, हाउ टू कलर बैलेंस एडोब प्रीमियर, इसी तरह हाउ टू अनलॉक। तो अब हाउ टू के बाद आप कुछ भी लिखें वो आपके सामने जो है ना मौजूद हो जाएगा। ये रहा, हाउ टू डिसेबल व्हाट्सएप कॉल्स, हाउ टू अचीव फॉरगिवनेस। ये मतलब वो चीज़ें जो मैं हाउ टू के साथ एनएफटी में सेल करने के लिए मुझे लेक्चर्स चाहिए थे, तो काफ़ी सारे एनएफटी से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। तो गूगल और यूट्यूब पे तकरीबन हर चीज़ मौजूद है, आपको खाली सर्च करना आना चाहिए गूगल के ऊपर। और सर्चिंग भी बहुत आसान है, आप खाली हाउ टू लिखें और उसके बाद आधे रिजल्ट्स तो गूगल खुद बता देता है। तो कोशिश करें, कहीं भी आप फंस रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपसे एंकर पॉइंट नहीं डिलीट हो रहा, या आपसे ऑब्जेक्ट सही से रोटेट नहीं हो रही, तो आप यूट्यूब पे लिखें हाउ टू रोटेट इन एलिस्ट्रेटर, हाउ टू ड्रैग इन एलिस्ट्रेटर, हाउ टू डुप्लीकेट इन एलिस्ट्रेटर। इस तरह से आप इसको करेंगे तो आपको यूट्यूब पे रिजल्ट मिल जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे बढ़ने में मदद से जिसमें मैंने ये कहा था कि बगैर किसी मेंटोर के आप खुद से आगे कैसे जा सकते हैं, ये हमारा कोर्स आउटलाइन में शामिल था। तो इस पे मैं तफसीली बात करूंगा, लेकिन ये एक छोटा सा पॉइंट कि जब भी आप कहीं फंसें तो सिर्फ हाउ टू आपको आना चाहिए। इसके साथ ही हम अपना यहाँ का जो सेशन है वो एंड करते हैं। अगर स्टिल किसी का कोई सवाल रह गया तो पूछ सकता है। चले, मेरे ख्याल में सबके सवाल क्लियर हैं सर। चलें ठीक है, इंशाल्लाह बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। तो हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।